अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारा आज का टॉपिक है मोटरवे रेप केस। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ माह पहले 9/9/2020 की रात को एक औरत मोटरवे पे सफ़र करती है अपने बच्चों के साथ। इस केस के अंदर कौन सी कमी कोताही रहेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। इस केस का पहले आपको हाल अहवाल बताऊंगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग बताऊंगा, कितने विटनेसेस किस कानून के तहत यहाँ पर प्रोसीड किए ये भी बताऊंगा, आइडेंटिफिकेशन परेड किस कानून के तहत हुई, उसके अंदर क्या क्या कमियाँ कोताहियाँ रहीं ये भी बताऊंगा, डीएनए कैसे हुआ, किस तरह के डीएनए मैच किए, डीएनए की लीगल वर्थ क्या है, डीएनए की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये भी आपको डिटेल से ब्रीफली बताऊँगा। और बाद में इस केस की जजमेंट का अहवाल भी आपको बताऊंगा और क्या मुल्ज़मान इस केस में आला अदलिया से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। इस केस में कौन सी ऐसी टेक्निकल और सी मटीरियलिस्टिक कमी रह गई है जिसका फ़ायदा मुल्ज़मान को आला अदलिया में मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक अभी कर दें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सोशल सर्कल में, अपने हल्का अहबाब में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ऐसे किसी केस के अंदर वो अपने आप को सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकें। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मोटरवे रेप केस। बेसिकली ये वाक़या है 9 तारीख 9वां महीना 9th डे ऑफ 9th मंथ 2020 9/9/2020 की रात को अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे एक औरत मोटरवे पर सफ़र कर रही है। उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो मोटरवे के किनारे खड़ी है। वो 130 पर कॉल भी करती है मोटरवे पुलिस को हेल्प के लिए। इसी असना में 2 लोग आते हैं जो उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और उस औरत को, ये एफआईआर की वर्डिंग है, ये एफआईआर की वर्डिंग आपको बता रहा हूँ। 2 लोग आते हैं, उसकी सिविक गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और उस औरत को बच्चों के साथ मोटरवे के जो जंगलात टाइप ज़मीनें हैं, दरख्त जहाँ पर लगे वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बकौल उस औरत के कि उसको रेप का निशाना बनाया जाता है और 2 बार उसके साथ वो रेप करते हैं बच्चों के सामने। बहुत ही हीनियस ऑफेंस है, नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन देखना ये होता है कि आया जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वही मुजरम है, क्या ये तो नहीं कि इल्ज़ाम जिसके ऊपर लग गया है या जिसने जुर्म किया है वो आज़ाद घूम फिर रहा है। तो ये तो इंसाफ के तकाजे फुलफिल नहीं हो रहे। जिसने जो जुर्म किया है सज़ा भी उसी को मिले। जुर्म एक शख्स ने किया है, गलती से पकड़ा कोई और जाता है, उसको सज़ा मिल जाती है। लेकिन जिसने जुर्म किया है वो तो दंदनाते फिर रहा है सोसाइटी में, माशरे में। तो ये इंसाफ नहीं, और ना ही उस मजलूम के साथ ये इंसाफ हुआ है। उस मजलूम के साथ इंसाफ तब होगा जब एक्चुअल में उस मुजरम को सज़ा मिलेगी जिसने जुर्म किया है। बहरहाल ये हम पूरे केस को पढ़ते हैं और फिर इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं फैक्ट्स को, जजमेंट्स के अंदर, कि दरअसल हुआ क्या है, कौन कौन सी कमियां रह गई जो कि नहीं रहनी चाहिए थी इस केस में, जिससे ये केस ज़्यादा मजबूत हो सकता था। बहरहाल 2 नामालूम लोग जिसको वो जानती नहीं, हुलिया उनका जानती है। औरत ने उन लोगों का हुलिया क्या लिखवाया कि एक शख्स जिसकी उम्र 30 से 35 साल है, रंग सांवला और जिस्म दुबला। दूसरा शख्स जिसकी उम्र भी 30 से 35 साल के दरमियान में है, रंग सांवला और जिस्म थोड़ा सा मोटा, हेल्दी टाइप का, बहुत मोटा नहीं लेकिन हेल्दी टाइप का। ये 2 हुलिये औरत ने आइडेंटिफाई करवाए। नाम नहीं जानती थी, शक्लें उनकी नहीं पहचानती थी, बहुत ज़्यादा करीब से देखने पर उनको जज कर सकती थी, पहचान सकती थी। पुलिस ने स्पीडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कॉल ट्रेस से, मुल्ज़मान के डीएनए से, वहां से 2 डीएनए मिले। जब गाड़ी का शीशा टूटा था तो वहां पर एक खून का डीएनए मिला, खून का सैंपल पुलिस ने लिया। उस खून के सैंपल को जब पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में सर्च किया तो 2013 में पुलिस के पास एक केस आया था, जिस केस के अंदर एक मुल्ज़म था, चोरी का केस था, माइनर ऑफेंस था। उसके अंदर उस मुल्ज़म का जो डीएनए था वो ब्लड उस मुल्ज़म के साथ मैच कर गया। उस मुल्ज़म का नाम था आबद। पुलिस उस आबद को पकड़ती है। आबद को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है, इंटरोगेशन करते, तो आबद उस दूसरे मुल्ज़म के बारे में भी बता देता है, जिसके बारे में एक तरफ पुलिस पार्टी उसको अरेस्ट करने के लिए छापे मारना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ औरत का मेडिकल किया जाता है। यहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और यहां पर औरत का मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। MLR, मेडिकल लीगल रिपोर्ट। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के अंदर औरत के वेजिनाइल से 3 नमूने मिलते हैं, 1, 2, 3। ये 2 नमूने जो हैं ये डीएनए के अंदर किसी मर्द के हैं
और ये जो एक नमूना है वेजिनाइल से जो मिलता है औरत के, मैं वो वर्ड नहीं लूंगा, बहरहाल ये औरत का अपना नमूना साबित होता है। लिहाजा एक बात तो तय होगी कि पेनिट्रेशन का अमल तो हुआ है, ये बात तो सच होगी कि इस औरत के साथ पेनिट्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। चूंकि औरत के वेजिनाइल से 2 नमूने मिलने का मतलब यही है कि औरत के साथ पेनिट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया था। अब इनमें से एक जो नमूना है वो जो पुलिस मुलजम पकड़ती है आबद, जिसका डीएनए ब्लड जो है वो गाड़ी के फ्रंट साइड वाले शीशे के ऊपर लगा हुआ था, उसके साथ ये एक नमूना मैच कर जाता है, उसके डीएनए के साथ ये नमूना फिर से मैच कर जाता है। तो लिहाजा ये तो शॉर्ट अक्यूज हो गया पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इसी दौरान पुलिस वाले कुछ अरसे के बाद दूसरे मुलजम को पकड़ते हैं, शफकत को, वो भी अरेस्ट में आ जाता है। शफकत को जब पकड़ते हैं तो ये जो दूसरा वेजिनाइल से नमूना मिलता है ये शफकत के साथ मैच कर जाता है। यहां पर एक चीज आपको काबिल जिक्र बताता चलूं कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट एडमिसिबल है बट नॉट अ corroborative एविडेंस, नॉट अ corroborative पीस ऑफ एविडेंस। मेडिकल रिपोर्ट के बेस के ऊपर किसी भी मुलजम को प्रिंसिपल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। वजह क्या है उसकी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा डीएनए, हमारी फ्रांसिक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर सकी कि जिससे ये 100% हमें रिजल्ट दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस डॉक्टर से पूछे कि क्या ये डीएनए ए बी पॉजिटिव ब्लड वाला जो शख्स है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि इस बंदे का ए बी प्लस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर हम उस डॉक्टर से पूछे कि क्या वो बंदा जिसका ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है क्या ये उसके साथ मैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम उस शख्स से पूछे कि क्या ये यहां से जो ब्लड मिला है गाड़ी के शीशे से, वो सपोज कर लेते हैं ए बी पॉजिटिव था, तो जो कोई और शख्स है ए बी पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां स्टोरी के अंदर हम एक तीसरा बंदा ले आते हैं, उसका नाम है एलियन, तीसरा बंदा, इसका ब्लड ग्रुप भी ए बी पॉजिटिव है। तो अगर हम डॉक्टर से ये क्वेश्चन करें कि आया ये जो एलियन है अगर इसका ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो जो गाड़ी के साइड मिरर से ए बी पॉजिटिव ब्लड मिला है क्या वो इसका हो सकता है, तो डॉक्टर का आंसर होगा यस हो सकता है। कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मुमकिन है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव वाला है जो गाड़ी के साइड मिरर से मिला है वो किसी और शख्स का भी हो सकता है। बहरहाल ये यहां तक की कंफ्यूजन थी, यह हमारा ट्रायल नहीं है, हमारी कोर्ट नहीं है। अगर हम कोर्ट के अंदर खड़े होते तो इसके ऊपर मजीद बहस करते कि ये ब्लड ग्रुप कैसे इसके साथ मैच हो गया, किस तरह से हो सकता है, क्या क्या इसके तरीकेकार है, कौन सी कमियां हैं मेडिकल के अंदर, फ्रांसिक के अंदर। अभी हमारी फ्रांसिक इतनी तरक्की नहीं कर पाई कि 100% रिजल्ट हमें दे सके, तो लिहाजा एक कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होती है। आगे चलते हैं कि इसको लेकर मैं इसके ऊपर डिटेल से बहस इसलिए नहीं कर रहा कि मैं यहां पर बतौर वकील नहीं खड़ा अदालत के अंदर मुलजमान का, मैं यहां पर बतौर लेक्चरार खड़ा हूं आपके सामने ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा कर सकूं कि कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं केस में। अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं, आप कंप्लेनेंट साइड से हैं, बतौर वकील हैं या आप बतौर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं कि इन चीज़ों के ऊपर सिर्फ रिलायंस नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सी कमजोरियां हैं अभी भी हमारी मेडिकल फ्रांसिक के अंदर, पंजाब फ्रांसिक लेबॉर्ट्री के अंदर। मेरे अपने 12 इस तरह के केसेस हैं जहां पर ऑनरेबल कोर्ट्स की 12 जजमेंट्स हैं कि फ्रांसिक के ऊपर 100% रिलायंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी फ्रांसिक ने अभी इतनी तरक्की नहीं की जितनी कि यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस के अंदर फ्रांसिक तरक्की कर चुके हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, डीएनए से मैच करते हैं। इसी दौरान शफकत, एक जो अब आ रहा है पीस ऑफ एविडेंस, अब गौर से सुनिएगा, इनके ऊपर रिलायंस करते हुए कोर्ट ने सजा नहीं दी, इनके ऊपर रिलायंस करते हुए यह है सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस, जो हालातों वाकयात के साथ एक चैन बन रहे हैं, कड़ी बन रहे हैं। corroborative पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है। दो चीजें हैं, corroborative पीस ऑफ एविडेंस होती है जिसके ऊपर 100% रिलायंस किया जाए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुबशिर इकबाल है, यह नाम मेरे आईडी कार्ड से जाहिर हो जाएगा। आईडी कार्ड पर जब मेरा नाम मुबशिर इकबाल होगा तो यह corroborative पीस ऑफ एविडेंस है। मुझे कुछ दोस्त चौहान कहते हैं या स्टूडेंट मुझे सर कहते हैं, अब सर भी मेरा नाम हो सकता है, चौहान भी मेरा नाम हो सकता है। यह कैसे साबित होगा? सर्कमस्टांशियल एविडेंस से। अब मेरे नाम का जो सर नेम है वो चौहान है, तो लिहाजा जो लोग मुझे चौहान कहते हैं तो डेट इज अ सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस, जो एक चैन बना रहे हैं, एक नाम के साथ दूसरा नाम जुड़ रहा है, उसके साथ तीसरा नाम जुड़ रहा है, उसके साथ चौथा नाम जुड़ रहा है, तो ये होती है सर्कमस्टांशियल, जो एक चैन बना रही हो, एक कड़ी के साथ कड़ी मिल रही हो।
कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस जो ऑथेंटिक हो, जिसके ऊपर 100% रिलायंस किया जाता है। तो लिहाजा कोर्ट ने इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए सजाए मौत नहीं दी। सजाए मौत कैसे दी वो भी चलते हैं। जो आबिद के साथ मुलजम था शफकत, उसने कन्फेशन कर लिया 164 सीआरपीसी का कि जी हमने जुर्म किया है, मैं और आबिद दोनों थे, हमने गाड़ी का शीशा तोड़ा, औरत के साथ 2 बार रेप किया बच्चों के सामने, और बाकी कुछ सामान थे, पैसे थे, वो हम वहां से लेकर निकल गए। अब आती है सजा इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर मसला क्या पैदा होता है, कन्फेशन के ऊपर इशू क्या आता है। ऑनरेबल कोर्ट्स ने बहुत सारी अपनी जजमेंट्स के अंदर ये बारहा बता दिया कि कन्फेशन बेस पर अगर आप सजा देते हो, चूंकि कन्फेशन मुलजम का वॉलंटरली बयान है, तो वो जब चाहे इससे रिवर्ट कर सकता है। सजाए मौत से 1 मिनट पहले अगर शफकत कन्फेशन से रिवर्ट करता है तो कन्फेशन बेस पर देगी सजा डिसमिस तस्वर होगी। अब शफकत को तो कन्फेशन पर सजा हुई, क्वेश्चन इज दैट कि आबिद को कैसे सजा हुई। आर्टिकल QSO कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 या लॉ ऑफ एविडेंस, उसका आर्टिकल 16 हमें अकम्पलेंस के बारे में बताता है। आप लोग पढ़िएगा। अकम्पलेंस कौन? शरीके जुर्म। इसका शरीके जुर्म कौन था? आबिद। और आबिद के कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिली, वहां से ब्लड मिला इसका, कुछ और सैंपल, DNA, बाल वगैरह मिले, और रही सही जो कसर है वो शफकत की कन्फेशन है कंप्लीट करके आबिद को इस केस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। ये चैप्टर बहुत लंबा है, ये लेक्चर बहुत लंबा है। अगर हम इसकी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के पहलुओं को डिस्कस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 घंटे से ऊपर लेक्चर चला जाएगा, लेकिन हम इसको जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं ताकि आपको मेन चीज़ों की समझ भी आ सके कि एक्चुअल में हुआ क्या और कमियाँ इसके अंदर क्या रह गई हैं जो आगे आला अदलिया में इन मुल्ज़मान को काफ़ी हद तक रिलीफ दे सकती हैं। अगर ये वाकई ही मुल्ज़म है तो उनको नहीं छूटना चाहिए, अगर ये वाकई ही मुल्ज़म है तो उनका नहीं बरी होना चाहिए। ये बाद में आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये मुल्ज़म नहीं है, मुल्ज़म कोई और है, तो फिर उन मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में आना चाहिए। यही मजलूम के साथ बेहतरीन इंसाफ है। बहरहाल कमियाँ क्या है, हम इसके ऊपर आगे आते हैं। वेजिनाइल से नमूने मिल गए, ब्लड सैंपल मिल गया, मेडिकल MLR उसकी आ गई, मेडिकल की रिपोर्ट आ गई, फ्रांसी की रिपोर्ट आ गई। अदालत ने ये सारा ट्रायल जो है ये जेल के अंदर किया। इस केस के अंदर जो सबसे नई चीज ऐड की गई है, जो इससे पहले किसी भी रेप केस के अंदर नहीं हमें देखने को मिलती थी, ऐसे बहुत से मेरे केसेस हैं जहां पर ये चीज कभी भी हमें देखने को या सुनने को नहीं मिली, वो है औरत का फर्जी नाम। वो है औरत का फर्जी नाम जो कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत औरत को दिया गया। यानी कि इस तमाम केस में जो औरत का नाम इस्तेमाल किया गया है वो दरअसल वो औरत का नाम नहीं है, वो उसका फर्जी नाम दिया गया कोर्ट की तरफ से। लाइक अगर उसका नाम है A, उसका फर्जी नाम B रख दिया। बहरहाल कोर्ट ने उसकी जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस तफ्तीशी से और मेडिकल से करवा ली थी कि वही औरत है, और औरत का तमाम नाम फर्जी रखा गया। इस केस के अंदर 30 गवाहान ने QSO आर्टिकल 130 के जरिए गवाही दी। इतने ज्यादा गवाहान का गवाही देना भी केस को कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में जहां पर गवाहान की तादाद बहुत ज्यादा हो, वहां पर आम तौर पर गवाहान के अंदर कंट्राडिक्शन आ जाती है। एक गवाह कुछ और कह रहा है, दूसरा गवाह कुछ और बात कर रहा होगा। ये जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं। 30 गवाहान की गवाही के अंदर बहुत बड़े कंट्राडिक्शन आ सकती हैं अगर इनकी गवाही को बगौर जायजा लिया जाए, डिटेल से पढ़ा जाए। मेन जो चीज है, औरत ने पहचाना कैसे? QSO आर्टिकल 22 के जरिए 22 के जरिए आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड करवाई गई, जहां पर औरत ने मुल्ज़मान को पहचाना। यहां पर जो डिफेंस काउंसिल थे उसने ये प्ली ली कि जनाब उस वक्त अंधेरा था, तफ्तीशी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी अंधेरा ही लिखा है, वहां पर रोशनी का कोई जरिया नहीं था, तो लिहाजा औरत ने मुल्ज़मान को मीडिया पर चलने वाली खबरों से पहचाना है। लेकिन औरत ने इस चीज का इस तरह से इनकार किया, रिजेक्ट किया कि जनाब मैंने मीडिया पर इनको नहीं पहचाना, इनको मैंने पहचाना है 2 तरह से। एक तरीका, जब मेरी गाड़ी खड़ी थी उस वक्त मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स चल रही थी, ये मुल्ज़मान आगे से आए, गाड़ी की चूंकि हेडलाइट्स ऑन थी तो लिहाजा मुल्ज़मान की शक्ल मैंने देख ली। फॉर एग्जांपल गाड़ी की ये हेडलाइट्स चल रही हैं, ये मुल्ज़मान यहां से आए हैं फ्रंट से बिल्कुल, तो चूंकि हेडलाइट्स चल रही थी गाड़ी की तो लिहाजा मैंने मुल्ज़मान की शक्ल को गौर से देखा। दूसरा, जब ये मुल्ज़मान गाड़ी के पास आए हैं तो इन्होंने जब गाड़ी का शीशा तोड़ा, इसी दौरान एक गाड़ी यहां से गुजरी है, उस गाड़ी की जो लाइट्स है जब इस मुल्ज़म के फेस पर पड़ी तो मैंने यहां से भी इसको देखा। अब यहां से 2 कंफ्यूजन और क्रिएट होती हैं। एक चीज कि यूजुअली जब गाड़ी साइड पर खड़ी हो तो उसकी हेडलाइट्स ओपन नहीं होती। हम जब भी गाड़ी साइड पर लगाते हैं तो पहले हेडलाइट से ही बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक अगर हेडलाइट्स ओपन रहें तो गाड़ी दोबारा से सलफ नहीं उठाएगी, बैटरी डेड हो जाएगी उसकी। तो लिहाजा यहां पर भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। सेकेंडली, जो गाड़ी यहां से गुजर रही है, हवाले के लिए बता दूं कि ये वही गाड़ी थी जिसने 15 और 130 के ऊपर कॉल की थी कि एक ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, तो लिहाजा वहां पर पहुंचे, पुलिस को कॉल की थी। अब यूजुअली एक शख्स अगर गाड़ी ऐसे खड़ी है
तो वो इस तरह से होकर किसी चीज से तोड़ेगा, वो डेफिनेटली इस तरफ आने वाली गाड़ियों की तरफ अपना फेस नहीं करेगा। तो लिहाजा यहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है जो कि आइडेंटिफिकेशन परेड को डिसमिस कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, जिसकी बिहाफ के ऊपर सजा हुई है। हवाले के लिए आपको बता दूं कि इसी आइडेंटिफिकेशन परेड पर जो साहिवाल का सानिया हुआ था, वहां पर तमाम मुल्जमान जो बरी हुए थे वो इसी आइडेंटिफिकेशन परेड की वजह से हुए थे, क्योंकि जो अक्रस विटनेस थे वो मुल्जमान को सही से शनाख्त नहीं कर पाए थे। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है आइडेंटिफिकेशन परेड का, जिसको एक्यूरेटली हेल्ड करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल ये अपील की बातें हैं, ये अपील के अंदर जो भी उनका डिफेंस काउंसिल होगा वो इन चीज़ों को हाईलाइट करेगा। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन इन पॉइंट्स को भी फोकस करती इस केस में, तो मजीद बेहतर केस को लड़ा जा सकता था, मजीद बेहतर तरीके से केस को हल किया जा सकता था। इसके बाद जज साहब ने सजा सुना दी। सजा दो तरह की दी, एक सजाए मौत और दूसरा 14 साल सजा। अब एक असूल है कि जो प्रिंसिपल पनिशमेंट है, जो बड़ी पनिशमेंट है, वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो लिहाजा जो सजाए मौत है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, लेकिन सजाए मौत से पहले डेफिनेटली ये लोग अपील में जाएंगे और अपील के बाद उसके बाद अपर अपील के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर सदर के पास रहम की अपील होगी और उसके बाद ही ये जो पनिशमेंट है एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ये लोग अपील में नहीं जाते तो फिर ये पनिशमेंट यहीं पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस लेक्चर के अंदर मैंने तमाम एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखा ईमानदारी के साथ, ना ही मुल्जमान की साइड ली, ना ही विक्टिम की साइड ली। हमारा मकसद, मेरा पर्पस, मेरा ऑब्जेक्ट किसी की फेवर करना नहीं था। अगर मेरे इस लेक्चर से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं तहे दिल से उससे माफ़ी का तलबकार रहूँगा। इस लेक्चर का पर्पस सिर्फ एक्यूरेट एस्पेक्ट को और फैक्ट को आपके सामने रखना था, जिससे एक चीज़, अगर ये एक शख्स इसके साथ ज़्यादती करता है और इस शख्स के साथ ज़्यादती जिसके साथ हुई है, इसके साथ बेहतरीन इंसाफ यही है कि इसी को सज़ा मिले। लेकिन अगर इसके साथ ज़्यादती करने वाला शख्स ये है और सज़ा किसी और को मिल रही है, तो वो इसके साथ भी ज़्यादती है और ये भी माशरे में दंदनाता फिरेगा और मज़ीद इस तरह के जुर्म करेगा। तो लिहाजा अगर तो ये मुल्ज़मान यही हैं तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है, इनको इससे भी सख्त सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये मुल्ज़मान ये नहीं हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, मीडिया ट्रायल की वजह से, पुलिस ने बोला कि बस जैसे भी है इनको डालते हैं और जो ट्रायल कंडक्ट करके इनको सजाए मौत दिलवाएं, इस केस से जान छुड़वाएं, तो फिर इनके साथ भी ज़्यादती है, इस औरत के साथ भी ज़्यादती है, और वो जो असल में मुजरम है वो दंदनाता फिरेगा माशरे में और ऐसे कई और बेगुनाह मासूम औरतों को अपनी गलाजत और हवस का निशाना बनाएगा। लेक्चर इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।